अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। आपको मालूम है कि मैं सीएसएस और पीएमएस के हवाले से करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक जो लिया है वो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान को लिया है, जिसमें मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से पार्ट वन आपको लेक्चर दे चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा, आप जो है ना वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसको सबसे पहले आप उसको देखें, फिर आप इस लेक्चर को पार्ट 2 को देखें। अब मैंने आपको ये बताया था, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक्चुअली बताया क्या था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना मैंने आपको ये बताया था पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो 3 मेजर सेक्टर पर बेस करती है, जिसमें पहला सर्विसेज सेक्टर है, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है और तीसरा जो है ना सर्विसेज सेक्टर है। इस पर पाकिस्तान की इकॉनमी बेस करती है। और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कौन कौन से इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर पर बेस करती है। इसके ऊपर जो बेस करती है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने डॉलर्स मौजूद होंगे हमारे स्टेट बैंक के अंदर, उतना ज़्यादा हमारी करेंसी जो है ना स्टेबल होगी। अगर इनफ्लो ऑफ डॉलर ज़्यादा होगा हमारे कंट्री में तो हमारी इकॉनमी जो है ना मजबूत होगी। अगर यहाँ से आउटफ्लो ऑफ डॉलर ज़्यादा होंगे, ये मतलब कि जब डॉलर्स बाहर चले जाएंगे इंपोर्ट्स की मद में, तब क्या होगा, तब हमारी इकॉनमी वीक होगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बेस करती है। उनमें जो पहली चीज़ है वो है फॉरेन रेमिटेंसेस। अब फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि फॉरेन रेमिटेंसेस ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इनकम है जो हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, जब वो अर्निंग करके पाकिस्तान भेजते हैं तो हम इसको फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। एक तो फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर बेस करती है, आपने लिखते जाने हैं। और जो अगली चीज़ है वो है हमारी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बाहर से इन्वेस्टर हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने आते हैं, क्योंकि वो डॉलर्स लेके आते हैं, एक्सचेंज करते हैं डॉलर के फॉर्म में, वो स्टेट बैंक में चले जाते हैं, जिससे हमारी इकॉनमी जो है स्टेबल हो जाती है। उसके अलावा जो है ना पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो फॉरेन डेट के ऊपर भी बेस करती है, क्योंकि जब कर्जा लेते हैं हम दूसरे वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या इसके अलावा जो IMF है उससे हम कर्जा लेते हैं तो हमारे मुल्क में डॉलर आ जाते हैं, जिससे हमारी करेंसी स्टेबल हो जाती है। अब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है, तो ये फैक्टर्स आपने लिख लेने हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब देखो पाकिस्तान की इकॉनमी के इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लो GDP ग्रोथ है। ये भी पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो बहुत ही लो है। अब लो GDP ग्रोथ रेट जो है ना ये हर एनुअली फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक तब्दील होती रहती है। लेकिन आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिस साल आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपने इंटरनेट से उसी साल की जो ग्रोथ रेट होगी वो आप लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ग्रोथ रेट है वो 3.9% है, तो आपने 2022 के मुताबिक लिखनी है, 2023 के मुताबिक लिखनी है। अब जिस साल एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहे होंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ रेट वो ज़रूर लिख लेनी है। अब लो GDP ग्रोथ रेट के हवाले से एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो उसकी ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत कम है। उसके पीछे क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो बहुत लो है। अब मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाऊंगा। एक तो हमारे मुल्क में जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उसकी ग्रोथ रेट जो है ना बहुत कम क्यों है। एक तो मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तकरीबन हमारे कंट्री की जो GDP है 50% GDP हम अपने डिफेंस के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो हमारी, क्योंकि सोसाइटी जो है ना ट्रेडिशनल है, उसमें औरतें बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी नेशनल इकोनॉमी में। अब देखिए 49% हमारे मुल्क में ख़वातीन हैं। अब जब वो नेशनल इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट नहीं करती तो हमें नुकसान होता है, हमारी GDP ग्रोथ रेट जो है ना वो कम होती है। इसी तरह हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन के वीक होने की वजह से क्या है, अब देखो जब इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं तो एक तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत पोर होता है। और जो रजिस्टर्ड इकोनॉमीज होती हैं, ब्लैक इकोनॉमीज, अनरजिस्टर्ड इकोनॉमीज और ब्लैक इकोनॉमीज ज़्यादा होती हैं, स्मगलिंग होती है और इसके अलावा होर्डिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन प्रॉपर उस पर काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारी जो GDP ग्रोथ रेट होती है तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें, क्योंकि 3 से 4 फैक्टर उसने बताए थे
मिलिट्री स्पेंडिंग और इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस भी कहता है, क्योंकि वो कहता है कि मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिससे इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाता है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। अब ये था लो जीडीपी ग्रोथ की हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो एक इशू एग्जिस्ट कर रहा है, जो मसला एग्जिस्ट कर रहा है, वो है लो जीडीपी ग्रोथ रेट। ये आपने लिख लेना है। और उसके मजीद मैंने बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो लो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से है, वो फैक्टर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो हाई मिलिट्री स्पेंडिंग है, दूसरा ट्रेडिशनल सोसाइटी है, मेजर रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल इकोनॉमी, और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, और एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब देखो एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है। अब हम हमारी जो एनर्जी की जनरेशन है तकरीबन मोर देन 60% हम फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई करते हैं। फॉसिल फ्यूल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, और इसके अलावा हम जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे कि विंड हो गया, और इसके अलावा हाइड्रो हो गया, और इसके अलावा सोलर हो गया, तो इनके ऊपर हम बहुत कम रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस आता है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से क्योंकि इंडस्ट्रीज चलती है एनर्जी के ऊपर, तो वहाँ से मुल्क से जब इन्वेस्टर भागता है तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है, और हमारी कंट्री का जो इमेज होता है वो बहुत पुअर हो जाता है इससे। अब अगला जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में मसला है वो है फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम। अब हमारे मुल्क के अंदर जो टैक्सेशन का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें मलिहा लोधी साहिबा की एक बुक है, वाई नेशन, उस बुक का नाम है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। इस बुक के अंदर वो बताता है कि जो उसका मेजर फोकस उसमें मेजॉरिटी का लेवल, उसमें जो ये बताया जाता है कि जो हम अगर अपने मईशत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें जो है ना अपनी जो टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको बढ़ाना होगा, नंबर ऑफ फाइल्स को बढ़ाना होगा। अब फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम जो है वो क्यों है? फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम इसलिए है कि नंबर ऑफ फाइलर्स कम है, और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अनरजिस्टर्ड इकॉनमी है, ब्लैक इकॉनमी है, और इससे हमारे जो कलेक्शन मैकेनिज्म है टैक्सेशन का वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो जिसकी वजह से फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी का भी एक मेजर इशू है। आगे देखिए हाई डेब्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी के अंदर एक मसला है, बहुत ज़्यादा कर्जा होना हमारे मुल्क के अंदर। अब मैं आपके ज़िम्मे एक असाइनमेंट लगाता हूँ। असाइनमेंट ये है कि अभी 2022 है, 2022 आप इस साल ये लेक्चर देख रहे होंगे तो उसने आपने बताना है कि हमारी एक तो नेशनल इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की जो नेशनल इकोनॉमी है वो कितनी है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये तकरीबन $347 बिलियन जो है ना पाकिस्तान की इस टाइम करंट सिनेरियो में जो इकोनॉमी है। अब आपने ये बताना है कि इस इकोनॉमी के ऊपर हमें कितना कर्जा है, और तकरीबन हम कितना कर्जा हम जो है ना एनुअली पे करते हैं, जो हम सूद ले चुके हैं IMF से या दूसरी वर्ल्ड बैंक से, तो हम उस पर कितना सूद अदा करते हैं हमारी नेशनल इकोनॉमी का, वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो अब देखिए हाई डेट जो है ना, कर्जा जो है ना, हम एक तो हम IMF से कर्जा लेते हैं और दूसरा हम वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। और ये IMF से जो हम कर्जा लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हम लेते हैं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है हमारे मुल्क के अंदर, तो हम IMF से रजू करते हैं कर्जे के लिए। अब जो है ना IMF से जब हम रजू करते हैं, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से हम रजू करते हैं। वर्ल्ड बैंक जब पॉवर्टी एलिवेशन और हमारी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग होती है हम उसके लिए वर्ल्ड बैंक पर रिलाई करते हैं। IMF जो है ना जब ट्रेड डेफिसिट आता है, अब ट्रेड डेफिसिट क्या है ये भी आपको समझने की जरूरत है, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ट्रेड डेफिसिट, अब अगला जो इश्यूज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो है ट्विन डेफिसिट। अब ट्विन डेफिसिट में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो दूसरा आता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ, दो चीज़ें हैं। अब एक होती हैं इंपोर्ट्स और दूसरी होती हैं एक्सपोर्ट्स। जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंपोर्ट्स होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो हमारे मुल्क का जो करंट डेफिसिट वो करंट डेफिसिट हो जाता है। करंट अकाउंट इसको हम डेफिसिट कहते हैं। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है, एक रेवेन्यूज़ के ऊपर और दूसरा एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। अब देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, जितनी
जितना हमारे इदारे जो है ना कलेक्ट करते हैं टैक्सेशन के माध्यम में, उसको हम रेवेन्यूज़ कहते हैं। और एक्सपेंडिचर्स उनको कहते हैं जितने हम खर्च करते हैं हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर, जितनी भी अखराजात आते हैं हमारे एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर, हमारी जो है ना जो दूसरे अदर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट आती है उसको हम एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। अब देखिए, जब मेरी आमदनी कम होगी और मेरे अखराजात ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मेरे उससे फिस्कल डेफिसिट, इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो हमें खसारा आएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी में जो नेक्स्ट इशू एग्जिस्ट कर रहा है वो है लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो जिस साल आप पेपर दे रहे हैं, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो उस साल कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लो आने की वजह, एक तो पाकिस्तान का जो मींस के हमारा इमेज है कंट्री का, वो जब पुअर होगा तो उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसके अलावा जब हमारी कंट्री की सिचुएशन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी या दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी के थ्रेट्स होंगे, सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, तो इसकी वजह से जो है ना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्डअप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इसके अलावा एक रिपोर्ट होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, हर साल शायद होती है, तो आपने एक तो पाकिस्तान की पोजीशन वहाँ पे कौन सी है, आपने वो देखनी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान की जो रिपोर्ट होती है एनुअली, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कितनी है। ये भी आपकी असाइनमेंट है, या आपने इंटरनेट से सर्च करना है कि पाकिस्तान की पोजीशन कितनी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लो होती है। अगला जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकॉनमी में वो है ट्रांसपेरेंसी इशू। अब ट्रांसपेरेंसी की वजह से मैं आपको मिसाल ये दूँ कि मैं मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, मैं एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो उस ऑफिस के अंदर जब बैठा हुआ हूँ तो चारों तरफ से जब शीशे लगे होंगे तो हर पब्लिक, जनरल पब्लिक का इंडिविजुअल जो है ना उस शीशे के थ्रू मुझे देख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज नहीं है, एम्बिग्विटी है, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ रेट बहुत होती है, और ये भी ट्रांसपेरेंसी इशू, ये भी हमारी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस और वाटर क्राइसिस भी ज़्यादा है। अब वाटर क्राइसिस के हवाले से एक रिपोर्ट है IMF की, उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे है दुनिया में, जिसमें एक्यूट वाटर शॉर्टेज है, और ये 2022-5 के तक जो है ना वो कहते हैं कि ड्राई आउट हो जाएगा पाकिस्तान वाटर, क्योंकि वाटर क्राइसिस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो क्योंकि वाटर पे बेस करती है। इसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस के वजह से भी मैं आप जिम्मे का असाइनमेंट लगाता हूँ, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो कितनी हैं, और हम एनुअली कितना मेगावाट एनर्जी जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। और अगला जो पाकिस्तान की इकॉनमी में मसला है वो है लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक रिपोर्ट आती है सोशल इंडिकेटर्स के हवाले से कि हम सोशली कितना डेवलप कर चुके हैं, हम कितना ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक देखें एजुकेशन सेक्टर के अंदर और दूसरा हेल्थ सेक्टर के अंदर मेयरली 2% या 1.6% हम जो है ना अपने GDP का कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमारे ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। अब देखिए, मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो 60% यूथ है वो यंग है, दुनिया के अंदर जो है ना पाकिस्तान का पहला नंबर है जिसमें पाकिस्तान की यूथ जो है ना वो यंग है, जिसमें 14 साल से ऊपर उनकी एज है, और मतलब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन कैपिटल पाया जाता है। अगर हम इसको डेवलप करें तो आप खुद सोचें वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना ज़्यादा जो है ना मार्जिन क्रिएट करेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा जो अगला पाकिस्तान की इकॉनमी में प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन थे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। रैम्पेंट करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना एक इदारा है, वो एक एनुअली एक रिपोर्ट शेयर करता है जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन नियरली 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज हैं, मतलब 180 कंट्री में से 140 पे पाकिस्तान लीस्ट करप्ट कंट्री है। 2021 के मुताबिक आपने जिस साल आप पेपर दे रहे होंगे तो आपने उस साल के अकॉर्डिंग ही लिखना है। देखिए, कुछ कंट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होते रहते हैं, लिहाजा ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे। तो रैपिड करप्शन भी पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं, लेकिन ये मेजर थे जो मैंने यहाँ पे शोकेस किए हैं, जिसमें लो GDP ग्रोथ रेट है, फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम है, हाई डेब्ट है, ट्विन डेफिसिट है, लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपेरेंसी इशूज़ हैं, एनर्जी और
वाटर क्राइसिस और लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इसके अलावा रैम्पेंट करप्शन है। ये थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इशूज। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो कि हम इन इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहीं से ही आपने लेने हैं कि हम इन जो हमारी इकोनॉमी में इश्यूज हैं हम इनको किस तरह हम इनको सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। अब एक तो हमारे देखो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी 3 मेजर सेक्टर पर बेस करती है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर है और तीसरा सर्विसेज सेक्टर है। अब हमें सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब उसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की 42.3% जो लेबर फोर्स है वो एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर से, जिसकी पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 18% है। तो ये बहुत कम है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, एक तो हमें जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्टिव लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एलिमेंट है उसको ऐड करना है। इसके अलावा फार्मर फ्रेंडली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं हमको उनको क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम जो सॉफ्ट लोन्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को फार्मर्स को वो दे सकते हैं। तो इस तरह हम जो फार्मर्स हैं उनको इनकरेज कर सकते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो है ना हाई यील्ड प्रोड्यूस करें क्रॉप्स की, जिसमें कॉटन है, जिसमें वीट है, जिसमें जो है ना चावल है, वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करके हमारी इकॉनमी के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्टर है इंडस्ट्री सेक्टर, उसको भी हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उनको इनकॉर्पोरेट करके उसके इंटीग्रेशन करके हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम नई नई मशीनें ला सकते हैं, जिसमें उसके अलावा जो हम इंसेंटिव दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना इम्प्रूव होता है, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना पसंद करता है, जिससे हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी जो है ना उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डिफरेंट स्टेप्स उठा के हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी फॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इकॉनमी के अंदर रहेगी तकरीबन 60% है। अब ये था इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। सबसे पहला तो ये हो गया आपने, फिर मैंने आपको इसके अंदर डिटेल बताई कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं, उसके अलावा आप सब पॉइंट्स भी नीचे दे सकते हैं। सर्विसेज सेक्टर को भी आप बता सकते हैं हम इसको किस तरह रिफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन रिवाइवल बाय इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेशन। अब मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में जो नंबर ऑफ फाइलर्स हैं वो तकरीबन 1.9% मिलियन है, तो उनको हम बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने अगर उसको बेहतर बनाना है तो हमें क्या करना होगा। आप देखो डायरेक्ट टैक्सेशन बांग्लादेश में डायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू इनका मवाजना करें, चाइना ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेशन, उनके जो लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्सेशन उनका ज़्यादा है। इसके अलावा जो दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं रीजनल कंट्रीज, उनमें भी डायरेक्ट टैक्सेशन वो ज़्यादा है। पाकिस्तान को भी अपनी टैक्सेशन को के अंदर रिवाइवल की ज़रूरत है, उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसको डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में ज़्यादा लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन 1.9 मिलियन लोग जो है ना वो डायरेक्ट टैक्सेशन अदा करते हैं। इसके अलावा जो होर्डिंग और इसके अलावा जो स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा है, ब्लैक इकॉनमी है, अनरजिस्टर्ड इकॉनमी है। हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हमारे जो इदारे हैं उनको हम मजबूत कर सकते हैं ताकि वो होर्डिंग और स्मगलिंग के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। इसके अलावा जो नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं हम उनको बढ़ा सकते हैं, जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं, जो लोकली गुड्स प्रोड्यूस हम करते हैं हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम इंपोर्ट्स कम करें। जैसे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम डॉलर्स को कहते हैं, जैसे स्टेट बैंक से आउटफ्लो जब हम नहीं करते तो हमारी इकॉनमी स्टेबल रहती है। जब हम आउटफ्लो होता है डॉलर्स का तो हमारी इकॉनमी अनस्टेबल हो जाती है, हम IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो वुमेन्स हैं उनको भी हमारी नेशनल इकॉनमी में इंटीग्रेट करना है। किस तरह हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं आपको एक और सजेशन यहाँ में दे सकता हूँ, जिस तरह आजकल इंटरनेट का दौर है और लोग इंटरनेट के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो है ना अपनी इकॉनमी के अंदर एक तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान अपनी कंट्री की जो नेशनल इकॉनमी उसमें भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इस तरह जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, डिफरेंट जो स्किल सेट हैं औरतों को देनी चाहिए ताकि वो घर में बैठ के काम करें। एक तो उनका घराना खुशहाल होगा, दूसरा हमारी मुल्क की जो इकॉनमी होगी वो बेहतर होगी। और नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन 9/11 से
9/11 से बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटेड रही है। इसके अलावा जो अफगान वार थी 1979 से, तब से भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर रही है। और दूसरा 9/11 के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी वार और टेरर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हमें बहुत ज़्यादा, एक तो ह्यूमन लॉस हुआ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जानें गई हैं। और उसके अलावा जो दूसरी है, हमें मईशत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा खसारा हुआ है। तो सिक्योरिटी सिचुएशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम अपने इदारों को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी पुलिस फोर्स को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स का ज़्यादा रोल हमारे जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनके अंदर होता है। हम पुलिस फोर्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, लाइक पाकिस्तान आर्मी। तो इस तरह जो हमारे जो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं, मतलब यहाँ वो मुल्क वो कंट्री जहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं भेजते, वहाँ पे हालांकि ज़रूरत होती है, तो हमें वहाँ नए जो है ना डेस्टिनेशन तलाश करने चाहिए ताकि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर से बेहतर तक बना सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस है, हम उसको इरेडिकेट करके भी हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। ये थे तकरीबन 8 के करीब सॉल्यूशंस हैं जो आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम होता है, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट आपने रखे होते हैं। तो 30 मिनट, मेरे ख्याल में ये 30 मिनट के लिए इतना ये क्वेश्चन काफ़ी है, जिसमें ये मेन हेडिंग्स हैं, इसके सब हेडिंग्स भी मैंने आपको बताई हैं और मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई आपको यहाँ पे लेक्चर के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं और वीडियो क्रिएट कर दूंगा, उसमें आपको जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो भी मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से लेक्चर आपको पसंद आया होगा। उसके अलावा ये था हमारा इकॉनमी के हवाले से लेक्चर नंबर 1, जिसमें पार्ट 1 मैंने आपको पहले बताया, और अब ये पार्ट 2 है। ये इकॉनमी का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। आगे हम आने वाले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।